हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीआरई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम क्लास 10th का एनसीईआरटी जो हमारा साइंस का, इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। यह आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हमारा 2 चैप्टर बाकी है, ये आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत, अध्याय 14 है। ठीक है। ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं तथा ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। समझ लीजिए, ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं तथा ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा के स्रोत अगर हम देखते हैं तो एक लंबी अवधि तक सुविधाजनक रूप से ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है, जो ऊर्जा का स्रोत होता है। ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, इसको देख लेते हैं। तो खाना बनाने के लिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, यातायात के लिए, मशीनों को चलाने के लिए, उद्योग एवं कृषि कार्य में इस समय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के उत्तम स्रोत हम देख लेते हैं। जैसे देखिए, ऊर्जा के उत्तम स्रोत वही होंगे जैसे क्या हो, जो सस्ता हो, भंडारण में आसानी हो, प्रयोग करने में आसान हो, पर्यावरण को प्रदूषित ना करे, उसका प्रति एकाक द्रव्यमान में अधिक ऊर्जा प्रदान करे। ठीक है। तो ये होते हैं ऊर्जा के उत्तम स्रोत होते हैं। ईंधन किसे कहते हैं, ईंधन हम देख लेते हैं। वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश देता है, ईंधन कहलाता है। अच्छे ईंधन के हम गुण देखें तो उच्च कैलोरीफिक माप हो रहना चाहिए उसका, अधिक धुआं या हानिकारक गैसें उत्पन्न ना करें, मध्यम ज्वलन ताप इसका होना चाहिए। तो ये सब क्या कहलाते हैं, अच्छे ईंधन कहलाते हैं। ऊर्जा के स्रोत हम देख लेते हैं। तो ऊर्जा के स्रोत को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है पारंपरिक स्रोत, एक होता है गैर पारंपरिक स्रोत, जिसको वैकल्पिक कहा जाता है। ठीक है। तो पारंपरिक स्रोत में हम देखते हैं तो इसमें जैसे जो मतलब मिलते आ रहा है, तो जैसे जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जैव मात्रा या फिर बायोमास, पवन ऊर्जा, ये सब पारंपरिक स्रोत हैं। वैकल्पिक हैं जो जैसे सौर ऊर्जा, सौर कुकर या फिर सौर पैनल, समुद्रों से ऊर्जा, ज्वारीय तरंग तथा महासागरीय भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये सब कैसे हैं, वैकल्पिक तथा गैर पारंपरिक स्रोत हैं। पारंपरिक में देख लेते हैं तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जैव मात्रा, बायोमास, पवन ऊर्जा। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, दे देगा कि इसमें से कौन सा पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो एक इसमें से डाल देगा, बाकी ऑप्शन इसमें से रहेगा, तो चूज करना रहेगा। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत में देखते हैं। ऊर्जा के वे स्रोत जो जनसाधारण द्वारा वर्षों से प्रयोग किया जा रहा है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कहलाता है। ठीक है। जो परंपरा से चला आ रहा है। ठीक है। उदाहरण, जीवाश्म ईंधन, बायोमास इत्यादि। जीवाश्म ईंधन हम देख लेते हैं। तो जीवाश्म में से जो प्राप्त ईंधन होता है, जीवाश्म ईंधन कहलाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। ठीक है। लाखों वर्षों में उत्पादन, सीमित भंडारण, अनवीकरणीय स्रोत होते हैं ये। ठीक है। याद रखे रहेगा, कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ये अनवीकरणीय स्रोत हैं, अर्थात इनका एक बार नष्ट हो जाएगा तो पुनः इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। भारतवर्ष में विश्व का 6% कोयला भंडार है, जो कि वर्तमान दर से खर्च करने पर अधिकतम 250 वर्षों तक ये बने रहेंगे। ठीक है। आगे हम देखते हैं, जीवाश्म ईंधन जलाने पर उत्पन्न प्रदूषण व क्या हानियां होती हैं। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड वायु प्रदूषण तथा अम्लवर्षा का कारण बनते हैं, जो कि जल एवं मृदा के संसाधनों को प्रभावित करती है। ठीक है। इससे जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है, जिससे कि धरती पर अत्यधिक गर्मी हो जाती है। अभी देखिए, गर्मी का मात्रा एकदम बढ़ गया है। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न कर रहा है। ठीक है। आगे हम देखते हैं, जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के क्या उपाय हैं। दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि कर, विविध तकनीकों का प्रयोग कर दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसों के वातावरण में पलायन को कम करना। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, तापीय विद्युत संयंत्र, इसको हम देखते हैं। तो जीवाश्म ईंधन को जलाकर तापीय ऊर्जा, क्या होता है, तापीय घरों में ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। किसको जलाकर, जीवाश्म ईंधन को जलाकर तापीय ऊर्जा घरों में ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाते हैं, जिससे कि परिवहन पर होने वाले व्यय को कम करा जा सके, क्योंकि ये किससे जलाए जाते हैं, कोयले तथा तेलों से जलते हैं तापीय विद्युत संयंत्र। तो इसी के पास इस वजह से खोले जाते हैं क्योंकि जिससे परिवहन का खर्चा कम लगे। कोयले तथा पेट्रोलियम की अपेक्षा विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है। आगे हम देखते हैं, जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं इसमें। ठीक है। जल विद्युत संयंत्र बांधों से संबंध होता है, क्योंकि जल प्रपातों की संख्या बहुत कम है। इसमें क्या होता है, बांध बनाकर पानी को छोड़ा जाता है
एक साथ छोड़ा जाता है, जिससे विद्युत वहाँ पे उत्पन्न होता है। भारत में ऊर्जा का मांग 25% की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों से ही की जाती है। ठीक है, जल विद्युत संयंत्र के क्या लाभ होते हैं? इससे पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती है। जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बांधों के निर्माण से बाढ़ रोकना तथा सिंचाई करना सुलभ हो जाता है और इससे विद्युत भी प्राप्त हो जाता है। हानियाँ इसकी क्या होती है? इससे हानियाँ ये होती हैं कि बांधों के निर्माण से कृषि योग्य भूमि तथा मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाते हैं। पेड़ पौधों वनस्पति का जल में डूबने से अवायवीय परिस्थितियों में सड़ने से मीथेन गैस का उत्पन्न होता है, जिससे ग्रीन हाउस गैस होता है। विस्थापित लोगों के संतोषजनक पुनर्वास की समस्या हो जाती है। जैसे मान लीजिए जहाँ पे बांध बनाया जाता है, उसके पास देखिए वहाँ पे जल इकट्ठा हो जाता है बहुत ज़्यादा। वहाँ के लोगों को वहाँ से छोड़ के जाना पड़ता है। फिर उसके बाद वहाँ पे क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाता है। ठीक है, बांध के निर्माण से कृषि योग्य भूमि भी क्या होता है, डूब जाते हैं। तो यही सब दिक्कत होता है। देखिए यहाँ पे पावर लाइन लगा है, जनित्र बांध बना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार। जैव मात्रा या बायोमास, इसमें हम देखते हैं कृषि व जंतु अपशिष्ट जिन्हें ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे लकड़ी, गोबर, सूखे तने, पत्ते आदि। लकड़ी जो होता है, लकड़ी जैव मात्रा का एक रूप है जिसे लंबे समय से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हानियाँ क्या होती हैं इससे? हानियाँ होती है कि जलने पर बहुत अधिक धुआं उत्पन्न कर देता है, अधिक ऊष्मा और बहुत ज़्यादा ऊष्मा ये नहीं देता है। अतः उपकरणों की तकनीक में सुधार करके परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की दक्षता बढ़ाई जा सकती है। जैसे क्या होता है, लकड़ी से चारकोल बनाना। चारकोल क्या होता है देख लेते हैं। लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने से उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और अवशोषक रूप में चारकोल प्राप्त होता है। लड़की सॉरी लकड़ी है, लकड़ी को O2 की सीमित मात्रा में अगर हम इसको क्या करें, जलाएं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, चारकोल प्राप्त होता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है चारकोल किससे प्राप्त किया जाता है, तो लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब देखिए चारकोल लकड़ी से बेहतर ईंधन है क्योंकि बिना ज्वाला के साथ चारकोल जलता है, अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है, ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता इसमें अधिक होती है। ठीक है, गोबर के उपले जो होते हैं जैव मात्रा का एक रूप है, परंतु ईंधन के रूप में प्रयोग करने से कई हानियां होती हैं। इससे क्या होता है, बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करता है। पूरी तरह दहन ना होने के कारण राख इससे बनता है, परंतु तकनीक सहायता से गोबर का उपयोग गोबर गैस संयंत्र में होने पर वह सस्ता व उत्तम ईंधन बन जाता है। इससे क्या करना चाहिए, बायोगैस गोबर, फसलों के कटने के पश्चात बचे अवशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट तथा वहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस का निर्माण होता है। अपघटन के फलस्वरूप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैस उत्पन्न होती है। जैव गैस को संपाचित्र के ऊपर बनी टंकी में संचित किया जाता है, जिससे पाइपों के द्वारा उपयोग के लिए इसको निकाला जाता है। बायोगैस को देखिए यहाँ पे रखा गया है, देखिए इसमें कर दिया गया है, यहाँ से गैस निकाला जाता है। ठीक है, इधर से कदम उसको इसमें डाला जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं बायोगैस के लाभ क्या होते हैं। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है। धुआं उत्पन्न किए बिना ये जलता है। जलने के पश्चात कोयला तथा लकड़ी की भांति राख जैसा अपशिष्ट शेष इसमें नहीं बचता है। तापन क्षमता इसमें उच्च होता है। बायोगैस का प्रयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जाता है। संयंत्र में शेष बची स्लरी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो कि उत्तम खाद के रूप में काम आते हैं। ठीक है, पवन ऊर्जा क्या होता है, सूर्य विकिरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के असमान गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों का प्रवाह होता है। यहाँ से क्या होता है कि पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों में किया जाता है, जल को कुओं से खींचने के लिए, अनाज चक्कियों के चलाने से लिए, ये सब पहले किया जाता है, टरबाइन को घुमाने में, जिससे जनित द्वारा वैद्युत उत्पन्न किया जा सके। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पवन ऊर्जा के क्या लाभ होते हैं। पर्यावरण हितैषी होता है, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्तम स्रोत है ये, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में बार बार खर्चा या लागत नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, पवन ऊर्जा की सीमाएं क्या है। पवन ऊर्जा फर्म के लिए अत्यधिक भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है। लगातार 15-20 किलोमीटर घंटा पवन गति की आपूर्ति होना, अत्यधिक प्रारंभिक लागत होना, जो प्रारंभिक लागत लगता है इसमें अत्यधिक लगता है। पवन चक्की के ब्लेड्स की प्रबंधन लागत अधिक होना। ठीक है, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, तो याद रखे रहिएगा, यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन, किसको पवनों का देश कहा जाता है, तो डेनमार्क को। भारत का पवन ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में 5वें स्थान पर है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित है।
जो 380 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो याद रखिएगा कहाँ है, तमिलनाडु में, कन्याकुमारी के निकट है। ठीक है। वैकल्पिक या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में हम देखते हैं तो ये क्या, प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ ही ऊर्जा की मांग में दिन प्रतिदिन वृद्धि है, अतः ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता है। ठीक है। इसमें हम पढ़े सौर ऊर्जा है इसके। ठीक है। सौर ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है। हम देखते हैं सौर स्थिरांक जो होता है 1.4 किलो जूल क्या है, जिलोकून मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। या फिर 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। पृथ्वी के सतह पर प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में आने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहा जाता है। सौर स्थिरांक का मान याद रखी रहेगा 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। सौर ऊर्जा युक्तियाँ जो होती हैं, सौर कुकर या सौर जलतापक, सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसका उपयोग करना होता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं सौर तापक युक्तियों में, इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। सौर सेल क्या होता है, सौर सेल सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में रूपांतरित करता है। तो याद रखिएगा सौर सेल का क्या कार्य है, सौर सेल जो होता है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में रूपांतरित करता है। एक प्रारूपिक सौर सेल 0.5 से 1 वोल्ट देता है, लगभग 0.7 वाट विद्युत शक्ति उत्पन्न कर सकता है। ठीक है। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाता है, ये याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं सोलर सेल के लाभ और हानियां क्या होते हैं। कोई गतिमान पुर्जा नहीं होता इसमें, प्रचलन और रख रखाव की लागत अत्यंत कम होता है, बिना किसी फोक्सन युक्त के काफ़ी संतोषजनक कार्य मिलता है इससे, सुदूर स्थानों में भी स्थापित कर पाना होता है, पर्यावरण हितैषी होता है सोलर सेल। ठीक है। हानियां, उत्पादन की प्रक्रिया महंगी है, विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित है, सौर सेलों को परस्पर संयोजित करने हेतु प्रयुक्त सिल्वर अत्यंत महंगा होता है, मतलब थोड़ा ये महंगा पड़ता है बस। सौर सेल के उपयोग, मानव निर्मित उपग्रहों में सौर सेलों का उपयोग होता है, रेडियो तथा बेतार संचार यंत्रों, सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्रों में सौर पैनल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। समुद्री से जो ऊर्जा प्राप्त होती है इसको देख लीजिए। तो यहाँ से 3 प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा। ठीक है। देखते हैं, ज्वार भाटे से जल के स्तर में चढ़ने और गिरने से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होता है, समुद्रों में जल का स्तर चढ़ने और गिरने से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जा सकता है। तरंग ऊर्जा क्या होता है, समुद्री तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तरंग ऊर्जा से टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। महासागरीय तापीय ऊर्जा, ताप में अंतर का उपयोग पृष्ठ जल तक गहराई जल में ताप का अंतर जो होता है, जैसे जो पृष्ठ जल होता है तथा जो गहराई जल में ताप के अंतर से सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र ओटीईसी में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग अमोनिया को उबालने में किया जाता है। द्रवों की वाष्प जनित्र के टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। हानियां क्या होती हैं, तो ज्वारीय ऊर्जा से जो हानियां होती हैं, बाद निर्मित किए जा सकने वाले स्थान सीमित हैं। ठीक है। तरंग ऊर्जा की हानियां है कि तरंग ऊर्जा का व्यवहारिक उपयोग संभव नहीं है जहां तरंगे अत्यंत प्रबल हों। ठीक है। और इसके महासागरीय तापीय ऊर्जा का हानि यह है कि दक्षतापूर्ण व्यापारिक दोहन अत्यंत यहाँ कठिन है। भूतापीय ऊर्जा क्या होता है, भू का अर्थ है धरती तथा तापी का अर्थ होता है उष्मा, अर्थात इसका अर्थ क्या हो गया, पृथ्वी के तप्त स्थानों पर भूगर्भ में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। जब भूमिगत जल तप्त स्थानों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। जब यह भाप चट्टानों के बीच में फंस जाती है तो उसका दाब बढ़ जाता है। उच्च दाब पर यह भाप पाइपों द्वारा निकाली जाती है जो टरबाइन को घुमाती है तथा विद्युत उत्पन्न किया जाता है। इसके लाभ क्या होते हैं, इसके द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत अधिक नहीं होती है और इससे प्रदूषण नहीं होता है। हानियाँ क्या हैं, भूतापीय ऊर्जा सीमित स्थानों पर ही उपलब्ध है। तप्त स्थलों की गहराई में पाइप पहुँचाना मुश्किल एवं महंगा होता है। यहाँ से हम देखते हैं न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत संयंत्र कार्य कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा तथा नाभिकीय विखंडन। देखिए, नाभिकीय ऊर्जा को 2 भागों में बांटते हैं, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन। और याद रखे रहिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। ठीक है। विखंडन का अर्थ होता है टूटना, विखंडन, खंडन मतलब टूटना। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें भारी परमाणु जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम के नाभिक को निम्न
ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यूरेनियम 235 का प्रयोग छड़ों के रूप में नाभिकीय संयंत्र में ईंधन की तरह किया जाता है। कार्यशैली क्या होता है? नाभिकीय संयंत्रों में नाभिकीय ईंधन स्वपोषी विखंडन श्रृंखला अक्रिया का एक भाग होता है, जिसमें क्या होता है, नियंत्रित दर पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ कहाँ पे है, इसको याद रखे रहिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तारापुर जो है महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, काकरापारा गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में है। तो इतना याद रखी रहिएगा, ये नाभिकीय विद्युत संयंत्र है। तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात, कैगा कर्नाटक में है। आगे हम देखते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय दो हल्के नाभिकों सामान्य हाइड्रोजन को छोड़कर एक भारी नाभिक हीलियम बनाना, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो, नाभिकीय संलयन कहलाता है। नाभिकीय संलयन हेतु अत्यधिक ताप व दाब की आवश्यकता होती है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। याद रखे रहेगा, सूर्य तथा अन्य तारों की जो विशाल ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम में भी नाभिकीय संलयन अक्रिया पर आधारित है। तो देखिए, हाइड्रोजन बम में सूर्य तथा अन्य तारे, ये सब किस पे आधारित है? नाभिकीय संलयन पर ही आधारित है। नाभिकीय ईंधन की अल्प मात्रा के विखंडन से ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा मुक्त होती है। इसके लाभ हैं, CO2 गैस ग्रीन हाउस गैसेस से उत्पन्न नहीं होती हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं पर्यावरण विषयक सरोकार। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए ऊर्जा के स्रोत एक देख लीजिए, अनवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय स्रोत। जो स्रोत किसी ना किसी दिन समाप्त हो जाएंगे, अनवीकरणीय स्रोत, जिसको समाप्य स्रोत भी कहा जाता है, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम आदि। नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा के वे स्रोत जिनका पुनर्जन्म हो सकता है तथा ये लंबे समय तक समाप्त नहीं होते हैं, तो ये नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं, जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा इत्यादि। ठीक है, यहाँ से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा है। चैप्टर 15, इसके बाद हम देखते हैं अध्याय 15 हमारा पर्यावरण। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं, एक मिनट, देखिए यहाँ से दिया गया है, पर्यावरण का मतलब वह सभी चीजें हैं जो हमें घेरे रहती हैं, सभी जैविक एवं अजैविक घटक इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर का जो आवरण है वही पर्यावरण कहलाता है। इसमें जैविक एवं अजैविक घटक शामिल होते हैं। जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से परितंत्र बनता है। याद रखी रहिएगा, किससे मेल से बनता है? जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से परितंत्र बनता है। एक परितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिससे आहार श्रृंखला व आहार जाल बनते हैं। ठीक है, मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रहा है, वह समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे ओजोन परत का ह्रास, कचरे का निपटान, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसमें हम पढ़ेंगे आगे। पारितंत्र क्या होता है, इसका परिभाषा देखिए हमारे NCERT में दिया गया है। एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैविक घटक मिलकर एक पारतंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब जैविक और अजैविक घटक मिलकर एक पारतंत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए एक परितंत्र जैविक, जीवित व अजैविक घटक, जैसे देखिए जैविक घटक क्या होते हैं? जीवित जीव जो होते हैं जैविक घटक होते हैं। अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर यह बनता है। ठीक है, पारतंत्र के दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्राकृतिक पारतंत्र, एक होता है मानव निर्मित पारतंत्र। ठीक है, पारतंत्र जो प्रकृति में विद्यमान है, जैसे जंगल, सागर, झील, ये सब प्राकृतिक पारतंत्र है। मानव निर्मित पारतंत्र जो होता है, जो पारतंत्र मानव ने निर्मित किए हैं उन्हें मानव निर्मित पारतंत्र कहा जाता है, जैसे खेत, जलाशय, बगीचा, ये सब क्या कहलाता है? मानव निर्मित पारतंत्र कहलाता है। ठीक है, पारतंत्र के अगर हम घटक देखें तो दो घटक होते हैं, एक होता है अजैविक घटक, एक होता है जैविक घटक। अजैविक घटक जैसे हवा, जल, भूमि इत्यादि, ये सब क्या है? अजैविक घटक है। जैविक घटक जैसे क्या? पौधे, जानवर, जीव जंतु जो हैं, ये सब जैविक घटक हैं। जो जैविक घटक होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है, अपघटक होता है। ठीक है, फिर उसमें उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक में जो होते हैं, फिर हम उपभोक्ता को 4 भागों में बांटते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं, किसको किसमें बांटे। देखिए ये होता है पारितंत्र के घटक। तो पारतंत्र के 2 घटक होते हैं, एक अजैविक घटक, एक जैविक घटक। अजैविक घटक जैसे हवा, जल, भूमि इत्यादि। जैविक घटक जैसे जिसमें जीव होते हैं, पौधे, जीव जंतु, जानवर, ये सब क्या होते हैं? जैविक घटक।
फिर हम क्या करते हैं, इस जैविक घटक को 3 भागों में बांटते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इस उपभोक्ता को हम 4 भागों में बांटते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी। अब देखिए उत्पादक हम समझ लेते हैं कि उत्पादक क्या होता है, आगे देखिए दिया गया होगा। अब पहले इसको समझ लेते हैं। अजैविक घटक सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, बूंद, प्रकाश और तापमान आदि मिलकर अजैविक घटक बनाते हैं जिसमें कोई जान नहीं होता है। जैविक घटक सभी सजीव घटक जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, फफूंदी आदि मिलकर जैविक घटक बनाते हैं। आहार के आधार पर जैविक घटकों को निम्न भागों में बांटा जाता है। अभी हमने बताया उत्पादक, उपभोक्ता। उत्पादक क्या होते हैं, सभी हरे पौधे, नीलहरित शैवाल अपना भोजन शर्करा व स्टार्च अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी प्रदान करके बनाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, उत्पादक। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये सभी हरे पेड़ पौधे, नीलहरित शैवाल, ये सब होते हैं, तो ये उत्पादक कहलाएंगे। उपभोक्ता ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, मतलब या तो प्रत्यक्ष या तो अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। अर्थात जो उपभोक्ता होते हैं ये उत्पादक को खाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। अब उपभोक्ताओं को हम देखिए, उपभोक्ता को फिर हम बांट देते हैं 4 प्रकार में, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी। ठीक है। शाकाहारी क्या होते हैं, ये पौधे व पत्ते खाने वाले होते हैं जैसे बकरी, हिरण। ठीक है। मांसाहारी ये मांस खाने वाले होते हैं जैसे शेर व मगरमच्छ। सर्वाहारी पौधे व मांस दोनों खाते हैं जैसे कौवा और मनुष्य। परजीवी जो दूसरे जीव के शरीर पे रहते हैं और भोजन लेने वाले होते हैं जैसे जूं, अमरबेल, ये सब परजीवी होते हैं। तो हमने उपभोक्ता के कितने प्रकार पढ़ा, 4। शाकाहारी जो केवल पौधे व पत्तियां खाते हैं, बकरी, हिरण। मांसाहारी जो केवल मांस खाते हैं। सर्वाहारी जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं। ठीक है। परजीवी जो दूसरे जीव के शरीर में रहने व भोजन लेने वाले जीव होते हैं जैसे जूं, अमरबेल इत्यादि। ठीक है। फिर हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा, उत्पादक पढ़ा, जो जैसे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे, शैवाल, ये सब उत्पादक हैं। उपभोक्ता जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर होते हैं, उत्पादक पे निर्भर होते हैं। अपघटक जो फफूंदी व जीवाणु जो कि मरे हुए जीव व पौधे के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं, इस प्रकार अपघटक स्रोतों की भरपाई में मदद करते हैं। तो फफूंदी और जीवाणु जो मरे हुए जीव को करते हैं, तो ये अपघटक कहलाते हैं। ठीक है। फिर हम देखते हैं आहार श्रृंखला क्या होता है। आहार श्रृंखला मतलब खाने वाला श्रृंखला। आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें जीव एक दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे घास को कौन खाता है, हिरण, और हिरण को कौन खाता है, शेर खाता है। तो ये क्या है, ये एक आहार श्रृंखला है। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है। ठीक है। जैसे क्या होता है, देखिए यहाँ पे बना है, ये है घास। ठीक है। तो घास को कौन खाएगा, हिरण। हिरण को कौन खाएगा, शेर खाएगा। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, पोषी स्तर कहलाता है। अब देखते हैं एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। ठीक है। ये किस दिशा में होता है, एक दिशिक होता है। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है अवशोषित करते हैं। तो याद रखिए रहेगा, हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का कितना % भाग लेते हैं, तो ये 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है उसी को अवशोषित करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं 10% का नियम जो लिंडमान ने दिया था। 10% नियम, एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग होता है। इसको देने वाले कौन थे, लिंडमान थे। इसको हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक पोषी स्तर है। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे अगर किसी को 1000 ऊर्जा मिल रहा है, तो यहाँ पे जाने पे उसका केवल 10% 100, इसको कितना मिलेगा 10, इसको कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो जैसे जैसे पोषी स्तर बढ़ता जाता है उसका केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में समानतः 3 अथवा 4 ही चरण होते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 और 4 चरण के बाद उसके बाद ऊर्जा एकदम नष्ट हो जाता है। ठीक है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। देखिए यहाँ पे पोषी स्तर दिया गया है और ऊर्जा का बहाव दिया गया है। देखिए पहले क्या आता है, उत्पादक आता है। देखिए यहाँ पे दिया है उत्पादक। उत्पादक के बाद क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है जो उत्पादक को खाता है, और उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता होता है जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है। तृतीयक उपभोक्ता होता है जो द्वितीयक को खाता है। ठीक है। मान लीजिए
1000 किलो जूल ऊर्जा है, तो ये दूसरे स्तर पे जाएगा तो 100 किलो जूल बचेगा, तीसरे पे जाएगा तो 10 किलो जूल बचेगा, चौथे पे जाएगा तो केवल 1 किलो जूल ऊर्जा बचेगा। ठीक है। जैव संवर्धन क्या होता है? आहार श्रृंखला में हानिकारक रासायनिक की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है, इसे जैव संवर्धन कहा जाता है। इसको समझिए, आहार श्रृंखला में हानिकारक रासायनिक की मात्रा में क्या होता है, अगर हम एक स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जा रहे हैं तो जो ये हानिकारक रसायन होते हैं इसकी मात्रा में वृद्धि होती है, इसे जैव संवर्धन कहा जाता है। ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है। ठीक है। आहार जाल देख लेते हैं। आहार श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती हैं, जो एक जाल का निर्माण करती हैं, इसे आहार जाल कहा जाता है। देखिए क्या हो रहा है, पौधा यहाँ पे, पौधों को कौन खा रहा है? खरगोश खा रहा है, चूहा खा रहा है, तिलचट्टा खा रहा है। ठीक है। तिलचट्टा को कौन खा ले रहा है? मेढक। मेढक को कौन खा ले रहा है? सांप। सांप को कौन खा ले रहा है? चील। ठीक है। और चील किसको खा रहा है? चूहा को खा रहा है। लोमड़ी किसको खा रहा है? खरगोश को खा रहा है। तो ये सब क्या बना हुआ है? एक आहार जाल बना है। पर्यावरण की हम समस्याएं देख लेते हैं। पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रहा है, जिससे पर्यावरण में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई इत्यादि। ओजोन परत। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है, जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ठीक है। इस प्रकार से यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियां जैसे त्वचा, कैंसर, मोतियाबिंद, इस सब से क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है। मुख्य रूप से ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। इसको समझ लेते हैं। देखिए जो मंडल बने हुए हैं ये होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद आता है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए पहला मंडल क्षोभ होता है, क्षोभ मंडल। उसके बाद होता है समताप मंडल, आयन मंडल। तो ये मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल। तो ऐसे जो आता है, तो इसमें हमारा जो होता है समताप मंडल में ही क्या पाया जाता है? ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है। तो एग्जाम में ये भी पूछता है कि किस मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है, जो हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। ठीक है। ओजोन का निर्माण कैसे होता है, इसको देख लीजिए। ओजोन का निर्माण निम्न प्रकाश रासायनिक क्रिया का परिणाम है। इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन गैस होता है, पराबैंगनी विकिरण से O+O अणु मिलते हैं। फिर उसके बाद ऑक्सीजन गैस जो होता है O अणु से मिलकर O3 ओजोन का निर्माण कर लेता है। ठीक है। ओजोन परत का ह्रास देख लेते हैं। ओजोन परत का ह्रास जो हुआ था, यहाँ पे देखिए दिया गया है। 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारण मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन को माना गया है, जिसका उपयोग शीतलन एवं अग्निशमन के रूप में किया जाता है। 1887 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वसम्मत बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए, जिसको क्या कहा जाता है? क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में हुआ था। ठीक है। आगे हम देखते हैं कचरा प्रबंधन। आज के समय में अपशिष्ट निपटान एवं मुख्य समस्या है, जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है। हमारे जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में बदल जाते हैं, जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, जैसे फल तथा सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज आदि। अजैव निम्नीकरण पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होते हैं। इसके उदाहरण प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लेषित रेशे, धातु, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट आदि इसके क्या है? उदाहरण है। तो यहाँ से क्या समझ में आया? जैव निम्नीकरण पदार्थ, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, जिसको हम क्या करते हैं? छोटे छोटे घटकों में बदल सकते हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। जिसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। कचरा प्रबंधन की विधियां जो हैं, जैव मात्रा संयंत्र, इसको हम देखते हैं। तो इसमें जैव न्यूनीकरण पदार्थ कचरा इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा व खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। सीवेज उपचार तंत्र द्वारा नाली के गंदे पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है। कूड़ा भराव क्षेत्र, कचरा निकले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है। कंपोस्टिंग, जैविक कचरा कंपोस्ट गड्ढे में भर कर ढक दिया जाता है। मिट्टी के द्वारा 3 महीनों में क्या होता है? कचरा खाद में बदल जाता है। पुनः चक्रण द्वारा अजैव निम्नीकरण पदार्थ कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थों में बदल दिया जाता है। पुनः उपयोग, यह एक पारंपरिक तरीका है जिससे एक वस्तु का पुनः इस्तेमाल कर सकता है, जैसे अखबार से लिफाफे बनाना। यहाँ से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर है, अध्याय 16, प्राकृतिक संसाधन व प्रबंधन।
चलिए इसको हम देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं और जीवों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मिट्टी, वायु, जल, कोयला, पेट्रोलियम, वन्य जीवन, वन। अब हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन के प्रकार कौन कौन से हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समाप्य संसाधन, एक होता है असमाप्य संसाधन। समाप्य संसाधन देखते हैं, वे बहुत सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और समाप्त हो सकते हैं, जैसे कोयला व पेट्रोलियम। असमाप्य संसाधन ये असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, वह समाप्त नहीं होंगे, वायु। तो जैसे देखिए, जो असमाप्य है, जो समाप्त नहीं होगा, जैसे वायु, जो समाप्य संसाधन है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। ठीक है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने के लिए इनके प्रबंधन की आवश्यकता है। ठीक है। इसके लिए क्या है? पर्यावरण को बचाने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम है। ठीक है। हम देखते हैं गंगा कार्य परियोजना। इसमें हम देखते हैं तो पहले गंगा कार्य परियोजना, यह कार्य परियोजना करोड़ों रुपए का एक प्रोजेक्ट है। इसे सन 1985 में गंगा सुधारने के लिए बनाया गया था। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, गंगा कार्य परियोजना कब आया था? सन 1985 ईस्वी में आया था। ठीक है। फिर हम देखते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर कौन कौन से हैं? तो ये 3 आर याद रखे रहिएगा, कम उपयोग, पुनःचक्रण, पुनः उपयोग, रिड्यूस, रीयूज। ठीक है। समझ में आ गया? 1 मिनट रुक जाइए। इसका क्या है? देखिए, रिड्यूस कम उपयोग, उसके बाद रिसाइकिल पुनःचक्रण, उसके बाद रीयूज। ठीक है। पुनः उपयोग, जब आवश्यकता ना हो तब पंखे और बल्ब का स्विच बंद करना, इसका कम उपयोग हो जाएगा। टपकते नल को ठीक करना, आहार भोजन को ना फेंकना। उसके बाद पुनःचक्रण, कूड़े से पुनःचक्रण हो जाने वाले पदार्थों जैसे प्लास्टिक, कांच, धातु को अलग करके आवश्यकता की वस्तुएं बनाना। पुनः उपयोग कर सकते हैं, चीज़ों को फेंकने के पहले उसका बार बार इस्तेमाल करें। ठीक है। आगे हम देखते हैं, ये सब हो गया। संपोषित विकास कोई नहीं है। वन एवं वन जीव संरक्षण हम देख लेते हैं। तो जैव विविधता से किसी तप्त, यहाँ से देख लीजिए, वन एवं वन्य जीव संरक्षण। ठीक है। वन जैव विविधता के तप्त स्थल हैं। जैव विविधता को संरक्षित रखना प्राकृतिक संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है, क्योंकि विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिक जो अस्थायित्व होता है वो नष्ट हो जाता है। जैव विविधता क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। जैव विविधता क्या होता है? किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विविध स्पीसीज की संख्या, जैसे पुष्पी, पादप, पक्षी, कीट, सरीसृप, जीवाणु आदि, ये सब क्या कहलाते हैं? जैव विविधता कहलाते हैं। तप्त स्थल क्या कहलाते हैं? ऐसे क्षेत्र जहाँ अनेक प्रकार की संपदा पाई जाती है। तो ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? तप्त स्थल कहा जाता है। दावेदार क्या होता है? ऐसे लोग जिनका जीवन कार्य किसी चीज पर निर्भर होता है, उसे दावेदार कहा जाता है। दावेदार पे हम देखते हैं वनों पर उनकी निर्भरता। स्थानीय लोग अपनी आवश्यकता के लिए वनों पर आश्रित होते हैं। सरकारी वन विभाग, सरकार जिसके पास वनों का स्वामित्व है तथा वनों को नियंत्रित करते हैं। उद्योगपति जो वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करते हैं। वन्य जीव व प्रकृति प्रेमी जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे उदाहरण जहाँ निवासियों ने वन संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाई है। खेजड़ी वृक्ष, इसको देख लेते हैं। अमृता देवी बिश्नोई ने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के एक गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपना आप को बलिदान कर दिया था। ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत सरकार ने जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की है, जो उनकी स्मृति में दिया जाता है। तो खेजड़ी वृक्ष जो अमृता देवी बिश्नोई द्वारा हुआ था, तो ये कब हुआ था? 1731 में राजस्थान में। फिर उसके बाद चिपको आंदोलन, यह आंदोलन गढ़वाल के रेनी नाम के गांव में हुआ था, चिपको आंदोलन। ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम, बांध है। देखिए, बुक में ये बांध के बारे में दिया गया है। जल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाए जाते हैं। टेहरी बांध जहाँ बना है, गंगा भागीरथी व गंगा नदी का जहाँ पे मिलन होता है वहाँ पे टेहरी बांध बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। बांधों के लाभ क्या होते हैं? सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिलता है, विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, क्षेत्रों में जल का लगातार वितरण होता है। देख लेते हैं जल संग्रहण क्या होता है। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना होता है। वर्षा जल संचयन, वर्षा जल संचयन से क्या होता है? वर्षा जल को भूमि के अंदर भौम जल के रूप में संचरित किया जाता है। जल संग्रहण भारत में बहुत प्राचीन संकल्पना है। कुछ पुराने जल संग्रहण के तरीके देख लेते हैं। तकनीक अगर राज्य में देखें तो राजस्थान में कैसे किया जाता है? खादिन बड़े पात्र व नाड़ी में। महाराष्ट्र में बंधारस व ताल में किया जाता है। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में बंथिस में। बिहार में आहार व पाइन द्वारा किया जाता है, तो याद रख रहिएगा बिहार का ही। एरिस तमिलनाडु में। कूले हिमाचल प्रदेश में।
और दिल्ली में बावड़ी तकनीक द्वारा किया जाता है। ठीक है। भौम जल के रूप में संचरण के लाभ, पानी का वाष्पीकरण नहीं होता है, यहाँ कुआं हमेशा भरा रहता है, पौधों को नमी पहुँचता है, मच्छरों के जनन की समस्या नहीं होती है। फिर हम देख लेते हैं पेट्रोलियम, कोयला, ये सब दिया गया है। होने वाली हानियाँ, वैश्विक उष्णन। यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारा क्लास 10th का पूरा एनसीईआरटी आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट में हम देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा वो सीरीज चलेगा। तब तक आप लोग इसको तैयार करिए।